की बात है, मैं ऑफिस के मीटिंग के लिए पुणे आया हुआ था। मैं वहां पर अपने बॉस के बंगलों में ठहरा हुआ था। मेरा बॉस मुंबई में रहता था, इसलिए उसका पुणे वाला वो बंगला बिल्कुल खाली था। हमारी ऑफिस की मीटिंग भी उसी एरिया में थी, इसीलिए बॉस ने मुझे अपने बंगलों की चाबी दी थी। बॉस का बंगला 2 माले का था, उसमें कुल मिला के 5 बेडरूम थे। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे एकदम साफ साफ कह दिया था कि मैं उनके बेडरूम में ना रुकूं। उनका बेडरूम दूसरे माले की सीढ़ियों के पास था। मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि सारे बेडरूम के दरवाजे बिना ताले के थे, लेकिन सिर्फ उनके ही बेडरूम पे ताला था। खैर, होगा कुछ कीमती सामान, ये सोचकर मैंने इग्नोर किया। और ऊपर से रात के 10 बज रहे थे। मुझे सुबह मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए मैंने उनके बेडरूम के बाजू वाले बेडरूम में सो गया। बेडरूम थोड़ा सा छोटा था, पर ठीक था। मैं नींद में था, तभी मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। फिर भी मैं सोया रहा, लेकिन तभी मुझे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं नींद से जाग गया। कोई तो बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं डर गया, क्योंकि उस बंगले में सिर्फ मैं अकेला ही ठहरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। तभी मेरी नजर दरवाजे के बाजू में खड़ी अलमारी पर गई। वैसे ही मैंने टेबल लैंप जलाया और चारों तरफ देखा, और मैं चौंक गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कमरा वो था ही नहीं जिसमें मैं सोया था। क्योंकि ये कमरा बहुत ही बड़ा था, और मैं जिसमें सोया था उस कमरे में अलमारी ही नहीं थी, लेकिन इस वाले कमरे में थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस कमरे में कैसे पहुंचा। तभी फिर एक बार दरवाजे पर जोर से दस्तक गिरी। मैं डर गया और मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बिल्कुल बेड के सामने था और अलमारी उसकी बगल में। कौन है? कौन है? मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने अपना फोन उठाया और बोला, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। तब मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। तभी अचानक से बिजली चली गई। सारे कमरे में घना अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, तभी एक बार फिर से खटखटाने की आवाज आई। तब मैंने देखा कि आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि अलमारी से आ रही है। कोई तो अलमारी के अंदर से अलमारी खटखटा रहा था। इसका मतलब ये था कि इतनी देर से कोई लकड़ी की अलमारी पर दस्तक दे रहा था, और मैं समझ रहा था कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कौन है अलमारी के अंदर? मैंने पूछा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तब मुझे लगा कि शायद अलमारी में कोई कैद है और उसका मुंह बंद है। इसी वजह से वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च चालू करके अलमारी के पास गया। अभी भी जो कोई भी उसके अंदर था, वह जोर जोर से अलमारी का दरवाजा खटखटा रहा था। अलमारी का दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने वो दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला, एक औरत ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मैं नीचे गिर गया और वो औरत मेरे ऊपर गिर गई। उसने अपने नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना शुरू कर दिया। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था।
लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। तभी मैंने उसे धक्का मारा। और वो मेरे ऊपर से हट गई। वैसे मैं तुरंत उस अलमारी के अंदर जाकर छिप गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने वैसा किया क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। लेकिन वो औरत रुकी ही नहीं। उसने बाहर से अलमारी पर लात मारना शुरू कर दिया। पूरी अलमारी हिल रही थी और मैं भी उसके अंदर हिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत ऐसा क्यों कर रही है। मैंने तो उसे बचाया था, फिर वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही है? और ये औरत आखिर है कौन? लेकिन उसके बर्ताव से तो वो बिल्कुल पागल लग रही थी, क्योंकि अलमारी बाहर से बंद ही थी। वो चाहे तो अलमारी बाहर से भी खोल सकती थी, पर वो सिर्फ अलमारी पर लात मार रही थी। तभी घर की बिजली आ गई और कमरे की लाइट्स जली। अलमारी के दरवाजे पर एक चीरा लगा हुआ था। मैंने उस चीरे से एक आंख बाहर देखा तो वो औरत अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने सफेद गाउन पहना हुआ था जिस पर जगह जगह चाकू से कटने के निशान थे। उसका आधा चेहरा बालों से ढके होने के कारण मैं बस उसका आधा चेहरा ही देख पा रहा था। उसकी आंख बिल्कुल सफेद थी और उसका गला कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सिर में एक चाकू घुसा हुआ था। यह देखकर मैं सिर से पांव तक थर-थर कांपने लगा। 2 रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, ये जरूर चुड़ैल है। मैं उस चीरे से बाहर खड़ी उस औरत को देख रहा था। तभी उसने अपने सिर में घुसा चाकू बाहर निकाला और वो चिल्लाते हुए अलमारी के पास आई और उसने अलमारी के दरवाजे पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। वो चाकू दरवाजे से आर पार हो रहा था लेकिन मेरे शरीर तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मेरा पाला एक भूत से पड़ा था, वो भी जिंदगी में पहली बार। मैं उससे पहले भूतों पर विश्वास नहीं करता था और भगवान पर भी नहीं करता था। मुझे लगा कि अब मेरी मौत करीब आ गई है और मैं अब नहीं बचूंगा। पर तभी मुझे बजरंग बली की याद आई। मेरे पापा हर रोज घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, तो मैंने थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा सुनी हुई थी, तो मैंने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक कुफल चारी। हनुमान चालीसा सुनते ही उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। और उसने अलमारी पर चाकू मारना बंद कर दिया और मेरे दोहे खत्म होने से पहले ही वो औरत बेड के बाजू वाली खिड़की से कूदकर कमरे में भाग गई। वैसे तो मेरा नसीब अच्छा था क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा दोहे तक आता था। मैं कुछ देर अलमारी में ही ठहर गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वह वापस आएगी या नहीं। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आई थी, इसलिए मैं अलमारी के बाहर आ गया। तभी अचानक सी बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे हाथ में अभी भी मोबाइल था और उसकी टॉर्च भी चालू थी। तभी मुझे लगा कि शायद मेरे पीछे कोई है। मैंने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था, वहां सिर्फ खुली हुई अलमारी थी। लेकिन मैंने देखा कि अलमारी के ऊपर 2 सफेद आंखें चमक रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च धीरे धीरे करके अलमारी के ऊपर मारी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अलमारी के ऊपर वही औरत थी जो मेरा अलमारी के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस घर में कैसे और कब आई। शायद जब मैंने हनुमान चालीसा बोलनी बंद कर दी तभी वो अंदर आई थी। मैं हनुमान चालीसा बोलने ही वाला था
कि तभी उस औरत ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। मैं नीचे गिर गया और वो हाथ में चाकू लिए मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हाथ से चाकू नीचे फेंक दिया और मेरी बाजू में बैठ गई। तूने मुझे मारा है, अब मैं तुझे मारूंगी, वो औरत बोली। मैं समझ गया कि ये मुझे चाकू से नहीं बल्कि दांतों से चीर फाड़ कर चबा कर खाने वाली है। मैंने अपना मोबाइल कस के पकड़ लिया और जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर मुझे काटने के लिए आगे बढ़ी, मैंने मेरा मोबाइल उसके मुंह में डाल दिया और उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो औरत कमरे में से गायब थी, लेकिन मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और इसलिए वो मेरे ऊपर हमला करे इससे पहले ही मैंने फिर से हनुमान चालीसा पठन शुरू कर दिया। श्री गुरुचरण सरो जरज निज मन मुकुर। वैसे वो फिर से चिल्लाने लगा। वर बिमल जसु जो दायक कुफल चारी। श्री गुरुचरण सरो जरज निज मन मुकुर सुधारी। बरनावर। वह बेड के नीचे छिपी हुई थी। वो बेड से बाहर निकली और उसने अलमारी में छलांग लगाई। जैसे ही मेरा दुआ खत्म हुआ, मैंने चुप ना होते हुए फिर से उसे दोहराना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं हनुमान चालीसा बंद कर दूंगा, वो डायन फिर से अलमारी के बाहर आ जाएगी और मुझ पर हमला कर देगी। मैं 2-3 घंटे तक लगातार हनुमान चालीसा बोलता रहा और तभी मुझे अपने साथ बजरंगबली के होने का एहसास हुआ। मुझ में आत्मविश्वास आ गया और मैंने उस बुरी शक्ति को इस दुनिया से मिटाने का फैसला लिया। मैं उसे हनुमान चालीसा सुनाकर मुक्ति दिलाना चाहता था, इसलिए मैं अलमारी की तरफ गया। मैंने उसमें झांक कर देखा तो वो बिल्कुल खाली थी। उसमें ना तो वो औरत थी, ना कोई कपड़े, ना ही कोई सामान। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दुष्ट आत्मा अलमारी से अचानक से कहां गायब हो गई। उसके बाद मैं वहां से हट गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सुबह तक मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहा था। जब खिड़की से सूर्य नारायण की किरणें कमरे में पड़ी, तब मैंने हनुमान चालीसा बोलनी बंद कर दी। सुबह हो गई थी, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने बेडशीट को एक दूसरे से बांध दिया और उसे खिड़की से बांध कर नीचे छोड़ दिया और उसी की मदद से मैं दूसरी माले से उतर गया। मैं चाहता तो उसी वक्त वहां से भाग सकता था, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी थी कि वो औरत मेरे बॉस की क्या लगती थी और उसका खून किसने किया है। ये तो मैं समझ गया था कि वो कमरा मेरे बॉस का ही था, क्योंकि उस कमरे में दीवार पर बॉस की तस्वीरें लगी थी। मैं समझ गया था कि वो कमरा मेरे बॉस का ही था, क्योंकि उस कमरे में दीवार पर बॉस की तस्वीरें लगी थी और उनके साथ उनकी उन तस्वीरों में वो मरी हुई औरत भी थी। लेकिन शायद वो मेरे बॉस की बीवी नहीं थी, क्योंकि उनकी बीवी उनके साथ मुंबई में रहती है। लेकिन जो भी हो, मेरा बॉस इसमें कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ था। मुझे सच जानना था, इसलिए मैं पड़ोसियों के पास पूछताछ के लिए चला गया। मैंने उनसे पूछा कि मेरे बॉस ने यह बंगला क्यों छोड़ा, पर उन्हें इस बात का जवाब नहीं पता था। मैंने उन्हें पूछा कि क्या बंगले में किसी औरत की हत्या हुई थी, लेकिन उनका जवाब ना था। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उस औरत की हत्या बहुत ही प्लानिंग के तहत की गई थी, इसलिए किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था, इसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि उस औरत की मौत और वो अलमारी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मतलब कि या तो उस औरत की मौत उस अलमारी में हुई थी, या फिर उसकी अस्थियां, या फिर कोई और चीज जिससे वो औरत प्यार करती थी, वो उस अलमारी में रखी गई है। सच जानने के लिए मैं बॉस के बेडरूम में गया। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब मुझे लगा कि शायद उस औरत की अस्थियां ही इस अलमारी के नीचे छुपाई गई होंगी और उसकी अस्थियां पानी में ना बहाई जाने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो मैंने वो अलमारी उस जगह से धक्के मार के हटाई और जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि जिस जगह अलमारी खड़ी थी, उनके पीछे वाली दीवार पर प्लास्टर ही नहीं है, जैसे कि वो दीवार का हिस्सा तोड़ दिया हो।
मैं बहुत करीब था। बस कुछ ही देर में मुझे कुछ बहुत बड़ा सुराग मिलने वाला था जो मुझे उस औरत की मौत के पीछे ले जाने वाला था। मैं स्टोर रूम से एक हथौड़ा ले आया और मैंने वो दीवार का हिस्सा तोड़ दिया जिस पर प्लास्टर नहीं था। जैसे ही वो दीवार टूटी उसमें से गंदी सड़ी हुई बदबू आई। मैंने नाक बंद कर ली और उस दीवार के अंदर टॉर्च लगाकर देखा। वैसे मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि उसमें सिर्फ अस्थियां ही नहीं बल्कि उस औरत का पूरा कंकाल था। उस औरत की लाश का मांस सड़कर गल चुका था। मैंने पुलिस को उस लाश के बारे में बताया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आई। लाश का पंचनामा हुआ और पुलिस ने मेरे बॉस को उस औरत की हत्या के जुर्म में पकड़ लिया क्योंकि वो लाश मेरे बॉस की पहली पत्नी की थी और उन्हें गुमशुदा हुए पूरे 5 साल हो गए थे और मेरे बॉस ने ही रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरे बॉस से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि मेरे बॉस ने ही अफेयर के चलते उनकी बीवी की हत्या की थी और बाद में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। बाद में बॉस की बीवी की लाश उनके मायके पहुंचाई गई जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद मैं रात को उस बंगले में देखने के लिए गया कि बॉस की बीवी को मुक्ति मिली है या नहीं। तब वहां मुझे उनकी आत्मा कहीं भी नजर नहीं आई। इसका मतलब आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी।